तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि आखिर उत्तर प्रदेश की रामपुर और मुरादाबाद सीट में कौन प्रत्याशी होगा। आजम खान का दबाव चला या नहीं चला, इस तरह के कई जवाब हैं। कौन प्रत्याशी होगा रामपुर में, मुरादाबाद में, सब तय हो गया, सब आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा पल्लवी पटेल और मायावती की मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है और आजमगढ़ में क्या ट्विस्ट आने वाला है, कौन पूर्व सांसद बसपा से प्रत्याशी हो सकता है, सब आपको बताएंगे। शुरुआत पंकज जी के साथ करते हैं। रामपुर और मुरादाबाद के मसले पर अखिलेश यादव पर दबाव था आजम खान का, क्या दबाव चला? क्या अखिलेश यादव ने आजम खान के अनुसार टिकट तय किए हैं या वो अपने रास्ते पर चल दिए? क्या हो रहा है पंकज जी? देखिए, जो समाजवादी पार्टी में नया मामला है, इसको आप ऐसे समझिए कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच ठन गई है। अब आजम खान अपने लोगों को सेट करना चाहते थे, अखिलेश यादव कुछ और चाहते थे, और यहीं पे बात खराब हो गई है। सब जानते हैं कि आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं और खुद मिलने गए थे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव से आजम खान ने कह दिया कि भाई आप वहां से चुनाव लड़ लीजिए रामपुर से, हमारे परिवार का और या हमारा कोई करीबी आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए, इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस बीच में मुरादाबाद से एसटी हसन को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। मंगलवार को उन्होंने नामांकन कर दिया। जैसे ही उनके नामांकन करने की बात आई, आजम खान जी। एक्टिव हो गए। एक्टिव तो पहले से ही थे, उनके दिमाग में भी चल रहा था। जब नामांकन हो रहा था ना एसटी हसन का, रामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, उसके एक विधायक और आजम खान के करीबी नेता आसिम रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई अगर अखिलेश जी नहीं लड़े तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। भी बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक्स था। आजम खान चाहते थे कि रुचि वीरा जो उनकी करीबी नेता है, उनको मुरादाबाद जी। से एसटी हसन के बदले में टिकट मिले और वो बेहतर लड़ेंगी, ये आजम खान ने समझाया अखिलेश यादव को। और उसके बाद देर रात होते होते ऐसा लगा कि अखिलेश यादव आजम खान की बात मानने को तैयार हो गए। एसटी जी। हसन को अखिलेश यादव ने ये बात बता दिया कि भाई कुछ कारणवश जो है हम आपको नहीं लड़ा पा रहे हैं, और अब जो है रुचि वीरा कल नामांकन करेंगी। लेकिन पूरी रात क्या हुआ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सवेरे होते होते जब कुछ नेताओं के साथ बैठे अखिलेश यादव, तो उन्होंने रुचि वीरा का टिकट जो है होल्ड करा दिया और कहा कि रुचि वीरा नामांकन नहीं करेंगी। ये बात रुचि वीरा को बता दी गई, लेकिन रुचि वीरा इसके बावजूद भी, चूंकि उनको लगता है कि आजम खान का साथ उनके है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। रुचि वीरा पहुंच गई है जब हम आपसे बात कर रहे हैं नामांकन करने के लिए। पत्रकारों ने पूछा समाजवादी पार्टी की कि आप अधिकृत उम्मीदवार हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक सिंबल लेकर के तो एसटी हसन अपना पर्चा भर चुके हैं। तो रुचि वीरा ने कहा ये जाकर के बात आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव से पूछिए। अब उनको जब मना किया गया था, फिर भी वो नामांकन का पर्चा भरने जा रही है, और वो समाजवादी पार्टी के नेता है। मतलब वो खुल्लम खुल्ला पार्टी के फैसले के खिलाफ रुचि वीरा का बगावत, और इसके पीछे ताकत आजम खान की समझी जा रही है। जी। रामपुर तो आजम खान का कई दशकों से रहा है, वहां वो जो चाहते रहे वही होता रहा है। जो आजम खान ने कहा वही सही, न खाता न वही, ये बात है आजम खान साहब की। अब वहां से उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि ना तो मेरे परिवार का ना ही मेरा कोई करीबी नेता चुनाव लड़ेगा, तो अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया। उस फैसले के पीछे वजह बताई जा रही है कि मौलाना महिबुल्लाह जो नदवी हैं, जो इमाम है दिल्ली में एक मस्जिद के, उनकी 23 तारीख से मुलाकात करवाई माता प्रसाद पांडे, यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। जब ये मुलाकात हो रही थी तो राजेंद्र चौधरी, जो हमेशा आपको अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन, वो सब साथ बैठे थे। और करीब 1 घंटे तक नदवी ने अपनी बात समझाई कि वो चुनाव कैसे लड़ और जीत सकते हैं। अखिलेश यादव कन्विंस्ड हो गए और उनको उन्होंने रामपुर का उम्मीदवार बना दिया। चूंकि आजम खान ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे भाई कि ना मेरे परिवार ना मेरा करीबी, तो नदवी को टिकट मिल गया। अब नदवी को जैसे ही टिकट मिला, नदवी की टिकट पक्की है पंकज जी रामपुर से? ना 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 ना, ये मैंने कब कहा? इसमें भी पेच है भैया, अभी तो रुकिए। अच्छा। तो नदवी के टिकट का ऐलान हो गया। अब ये चार्टर्ड प्लेन से नदवी का कागज पहुंच गया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जानकारी मिली कि कुछ कमियां रह गई है उनके डॉक्यूमेंट्स में, जो नामांकन का पर्चा भरते वक्त में वहां दिया जाता है। अब अच्छा। इस बीच में असीम राजा ने पर्चा भर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें उम्मीदवार नहीं बना रही है, ना उनको ऑथराइजेशन लेटर दे रही कि ये समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है, और साइकिल का निशान उनके साथ है। अब इसमें एक प्लान भी काम कर रहा है कि अगर कागजात पूरे नहीं हुए नदवी के और वो नामांकन का पर्चा नहीं भर पाए, तो प्लान भी एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जो अखिलेश यादव ने खुद एग्जीक्यूट किया है, और इसकी भनक उनके आसपास के नेताओं को भी नहीं है। वो एंटी आजम खान माने जाते हैं रामपुर में रहकर। वहां के नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन हैं, नाम है उनका अब्दुल सलाम। उनके कागजात पूरे हैं। अगर नदवी साहब का नामांकन का पर्चा पूरा नहीं हो पाया, तो आखिरी वक्त में डेडलाइन से पहले
यकीन मान लीजिए कि अब्दुल सलाम की एंट्री हो सकती है और वो समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हो सकते हैं, और उनको अधिकृत जी। उम्मीदवार बनाकर रुचि वीरा को टिकट ना देकर अखिलेश यादव एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज समाजवादी पार्टी के अंदर देना चाहते हैं। और यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वालों के लिए भी ये एक बदलती हुई राजनीति की धारा मानी जाएगी, जहां आजम खान की नहीं सुनी गई, अगर ऐसा हो जाता है तो। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि मुहिबुल्लाह नदवी प्रायोरिटी में रहेंगे प्रत्याशी के तौर पर, मगर अगर कुछ कमी रह जाती है तो एक ऐसे आदमी को उतार दिया जाएगा जिनको खिलाफ माना जाता है आजम खान के। तो एक तरीके से इसका संदेश ये भी है कि आजम खान का जो वर्चस्व पार्टी पे लगातार हम शुरुआत से देखते आए हैं मुलायम सिंह के दौर से, वो वैसा नहीं रहा। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि आपकी बात वहीं तक सुनी जाएगी जहां तक उनको पार्टी हित में लगता है, उसके बाद नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि मुरादाबाद देखिए, में आजम खान चाह रहे थे रुचि वीरा को मिल जाए, वहां पर आप बता रहे हैं कि एसटी हसन, अभी तक तो जो जानकारी आपके पास है उसके मुताबिक एसटी हसन ही प्रत्याशी रहेंगे, रुचि वीरा भले नामांकन कर रही हो मगर उनको सिंबल नहीं मिलेगा। और यही हम कुछ रामपुर में होता देख रहे हैं। तो क्या आजम खान का वर्चस्व, उनका काल खत्म हो गया है? नहीं, अखिलेश यादव एक बैलेंस बनाना चाह रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट देने के लिए तो तैयार हो गए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नदवी का विरोध हो रहा है तो अखिलेश यादव को भी गुस्सा आ गया कि भाई, ना तो जी। अब रामपुर में जब आप ऑलरेडी क्लेम छोड़ चुके हैं तो कम से कम वहां तो पार्टी को फैसला करने दीजिए। मुरादाबाद भी आप जी। ही करेंगे, रामपुर भी आप ही करेंगे। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव ने आजम खान की ना सुनी हो या ना सुनने का फैसला किया था। ये ऐसे राजनीतिक हालात बनते गए, और चूंकि आजम खान जेल के अंदर है, उनकी बातें उनके करीबी लोग पहुंचा रहे हैं। क्या वो आजम खान की बात को उसी तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, सामने जो दिख रहा है कि इन दोनों के रिश्तों में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव ने अपने मन का किसी के दबाव में नहीं जाने का फैसला कर लिया, और उसी तरफ चीजें एग्जीक्यूट होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। बिल्कुल पंकज जी, ये तो बिल्कुल शाम को जब 5 बज जाएगा उसके बाद ही क्लियर जानकारी आ पाएगी कि अधिकृत प्रत्याशी मुरादाबाद से और रामपुर से आखिरकार कौन होता है। और एक बात तो क्लियर है कि जो अखिलेश यादव ने फैसला किया है वही होता नजर आ रहा है। आजम खान की चलती हुई जो समीकरण बने उसके हिसाब से चलती हुई उनकी नजर नहीं आ रही है। और आपने बात की कि इन दो नेताओं के बीच दूरी की, तो दूरी हमने एक और नेता के साथ अखिलेश यादव की देखी, पल्लवी पटेल के साथ, जो कि विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही बनी थी। मगर लगातार हमने देखा है राज्यसभा चुनाव के बाद से ही कि वो दूरी लगातार बढ़ती गई और वो अब एकदम अलग भी हो गया, गठबंधन में लगभग खत्म हो गया है। और बात चल रही थी कि मायावती से उनकी बातचीत चल रही है, जिसकी तरफ से वो फूलपुर से प्रत्याशी हो सकती हैं बसपा के टिकट पर। मगर अब खबर ये भी है कि ये मुलाकात हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। मायावती से मिल पाई है पल्लवी पटेल अभी तक? देखिए, जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं ना, तब तक में जो तयशुदा एक रणनीति बनी थी पल्लवी पटेल और मायावती के करीबी नेताओं के बीच में, तो इस वक्त तक पल्लवी पटेल और मायावती की मुलाकात हो जानी चाहिए थी, और जो फॉर्मूला तय हुआ था उस पर मुहर भी लग जानी चाहिए थी। लेकिन अब सारी बातें फंस गई है। अब आपको कहानी थोड़ा सा विस्तार में बताता हूं। जब जी। ऐसा लगा कि अखिलेश यादव से अब उनके रास्ते अलग हो गए हैं, तो हम्म। बीएसपी के एक जोनल कोऑर्डिनेटर, जो मंडल कोऑर्डिनेटर कहे जाते हैं, हम्म। डॉक्टर विजय प्रताप, उन्होंने पल्लवी पटेल से बात की। फिर पल्लवी जी। पटेल, उनके पति पंकज निरंजन, और फिर कृष्णा पटेल, जो पल्लवी पटेल की मां है, अपना दल का मेरावादी पार्टी की अध्यक्ष है, और बीएसपी जी। के नेताओं के बीच प्रयागराज में कई राउंड की बैठक हुई। बात शुरू हुई कि अपना दल का मेरावादी यानी पल्लवी पटेल की पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन बीएसपी के लोग तैयार नहीं हुए। चलिए, इसके बाद 5 से 4, 4 से 3, वो सब बातें बहुत लंबी चौड़ी है, कई राउंड जी। की बैठक हुई। नट सेल में ये बात पे फॉर्मूला बना कि पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल, ये दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, और साथ में लोकसभा की एक सीट पर होगा ये कि अपना दल कमेरावादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा वो उम्मीदवार, और वहां बीएसपी अपना कैंडिडेट नहीं देगा। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि बीएसपी और अपना दल कमेरावादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन बीएसपी वहां अपना कैंडिडेट नहीं देगी, और ये दोनों कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल बीएसपी के सिंबल पे लड़ेंगे। उसमें यह तय हुआ था कि पल्लवी पटेल फूलपुर से लड़ेंगे। ठीक है, ये बातें तय हो गई थी। उसके बाद तय हुआ कि भाई, इसमें बहन जी यानी मायावती जी की से तो सहमति लेनी पड़ेगी, उनके बिना तो कुछ होना ही नहीं। बिल्कुल। ये तो कोऑर्डिनेटर और पल्लवी पटेल के नेताओं के बीच आपसी बातचीत थी। मामला ये हुआ कि चलिए अब मायावती जी से मिलवाते हैं और वहां से ये बातें तय कर ली जाएंगी। जब ये बात मायावती जी के पास आई, मुझे लगता बिना मायावती जी से पूछे इतनी सारी चीजें तय हुई होंगी, मतलब मुझे इस बात की संभावना कम लग रही है। ऐसा होता नहीं है बीएसपी में कि फैसले लोग अपने से ले ले। जब मायावती जी से मिलाने की और बात फाइनल करने की आई, तो यहां से कंप्लीट नो आ गया। बहन जी की तरफ से कहा गया
ना मिलना है, ना इस फॉर्मूले पर जाना है। यानी जो ये अच्छा। बात हो रही थी, और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चीजें मीडिया में रिपोर्ट्स भी कुछ आ रही थी कि पल्लवी पटेल बीएसपी से चुनाव लड़ सकती हैं या फिर बीएसपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। हालांकि उन्होंने बीच में 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था अखिलेश यादव के साथ जी। रहते हुए भी, कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर। उसके बाद मिर्जापुर जी। उन्होंने तीनों उम्मीदवारी का वापस लेने का भी फैसला कर लिया ताकि अखिलेश यादव से रिश्ते सुधरे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बीच बीएसपी से बातचीत चल रही थी, लेकिन आज की तारीख में वो बीएसपी से भी बातचीत पल्लवी पटेल की टूट गई है। मायावती की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ना कर दिया गया है। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव से दूरी तो लगातार बढ़ती चली ही गई। कांग्रेस की तरफ जब गेंद डाली गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमसे क्या मतलब, हमसे, हमारे तो गठबंधन में आप थे भी नहीं, आप तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे, तो आप तय करिए। और तीसरी बात जो बसपा से चल रही थी वो भी फिलहाल कामयाब होती नजर नहीं आ रही, यानी कि पल्लवी पटेल के लिए आगे लोकसभा चुनाव में तो कम से कम कह सकते हैं कि राह आसान होने वाली नहीं दिखती हाँ, है। जहां जहां अगली तक विकल्प की जी। बात रही ना, तो उस मामले में अभी तो पल्लवी पटेल के हाथ खाली हैं, क्योंकि बीएसपी एक बेहतर विकल्प हो सकता था। जी। उनको भी जरूरत थी, बहन जी को भी हो सकता है जो कुर्मी वोटरों की जरूरत हो तो पल्लवी पटेल के साथ कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ जी। नहीं। और एनडीए वो जा नहीं सकती क्योंकि वहां पर ऑलरेडी अपना दल सोनेलाल, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल है। तो अब पल्लवी पटेल क्या करेंगी? एक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी एक अलायंस बनाने की बातचीत है, अभी उस पर भी कोई बात फैसला हुआ नहीं है। बिल्कुल। ये तो जो गठबंधन है वो तो इंटरेस्टिंग है ही। आजमगढ़ की जो सीट है पंकज जी, वो भी लगातार इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पहले हमने देखा कि धर्मेंद्र यादव को वहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, उससे पहले गुड्डू जमाली को लाया गया, और तमाम वहां पर आप देखिए एमएलसी जो टिकट थे वो आजमगढ़ से दिए गए। तो आजमगढ़ को के गढ़ को और मजबूत करने के लगातार प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहे थे। बाकी बीजेपी की तरफ से करंट जो सांसद हैं निरहुआ, उनको टिकट मिल रही है। तो ऐसे में बसपा की तरफ से कौन होगा इसके बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि तभी क्लियर होगा कि चुनाव किस दिशा में जाने वाला है। तो खबर अब ये भी है कि एक पूर्व सांसद को बसपा इस चुनावी मैदान में उतार सकती है। क्या खबर है, क्या वाकई जो अकबर अहमद डंपी का नाम चल रहा है वो बसपा की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, बातचीत शुरू हो गई है। अकबर अहमद डंपी के पास बीएसपी का प्रस्ताव आया है, और अकबर अहमद डंपी जो है आजमगढ़ के लिए कोई नए नहीं है, ना ही देश की राजनीति के लिए। अब भले ही उन्हें लोग, नई पीढ़ी के लोग कम जानते होंगे, लेकिन एक जमाना था जब उनके नाम की देश भर में तूती बोलती थी। वो संजय गांधी जी। के सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे, राइट हैंड कहा जाता था। मतलब उनकी चलती सिर्फ यूपी का मामला नहीं था, पूरे देश का मामला था। फिर जब उन्होंने नैना बलसावर जो है मिस इंडिया, उनसे शादी की, तो फिर बड़ा नाम हुआ। और उनका परिवार जो है बड़ा, कहते हैं वो, काफी जमीन जायदाद है, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और ये आजमगढ़ तक। आजमगढ़ से वो 2 बार लोकसभा के सांसद रहे अकबर अहमद डंपी। लोग उन्हें डंपी चचा भी कहते हैं, बोलने उलने में बड़े वो है, जो मन में आया वो कह दिया। तो हमारा भी कई बार वास्ता पड़ा है, तो जो मन में आता किसी को कुछ भी कह दे, उनसे सीनियर हो जूनियर हो, अपनी मन की करते हैं। पार्टी सार्टी खूब जी। जाते हैं, उनका मस्ती करने का अपना दूसरा स्टाइल है। राजनीति का भी जी। स्टाइल उनका अनूठा है, और जिंदगी जीने का भी। तो अकबर अहमद डंपी के पास प्रस्ताव आया। हालांकि वो पिछला चुनाव जो है 2014 में लड़े, हार गए। उसके बाद से उनको राजनीति से थोड़ी सी डिसइंटरेस्ट हो गया उनको, और जी। बहुत सारी पार्टियों के सफर में वो रहे। और वो हमेशा कहते हैं मैं किसी पार्टी में ना किसी के आगे जी हुजूरी नहीं कर सकता। अब ये है, बीएसपी को तलाश है एक मजबूत उम्मीदवार की, एक बड़े मुस्लिम चेहरे की, जो आजमगढ़ में जी। खेल कर सकता है। अब वो खेल क्या कर सकता है, वो तो आपने पिछला उपचुनाव देख लिया। जब धर्मेंद्र जी। यादव वहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने गए थे, समाजवादी पार्टी इससे पता नहीं कितने सालों से अपने लिए सेफ सीट मानती रही है, और वहां बीजेपी जीत गई, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब दिनेश जी। लाल यादव निरहुआ जीत गए, इसीलिए जीत गए कि 2,60,000 के करीब वोट आ गया बीएसपी के गुड्डू जमाली और शाह आलम, जो कि बिल्डर है। जी। तो गुड्डू जमाली को तो अखिलेश यादव ने अपने साथ मिला लिया और उनको ले लिया एमएलसी है। बना दिया, तो लगा कि सब खत्म हो गया। अब राह में कोई कांटे नहीं है, धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बना के भेज दिया। भाई धर्मेंद्र जी, पिछली बार चुनाव हार गए थे, अब की बार जाओ जीत कर सांसद बनो। अखिलेश जी ने आशीर्वाद दे दिया, पर यही पेच जी। फंस गया। बहन जी को तलाश है एक ऐसे आदमी को जो राह में कांटे बिछा दे। तो वो तलाश जो है जाकर अभी खत्म हुई है अकबर अहमद डंपी पर। अब फैसला करना है डंपी साहब को कि डंपी, अब चुनाव में पैसा वैसा भी खर्च होता है सौरभ भाई। जी। और गुड्डू जमाली ने पिछली बार भी खर्च किया था, बिल्डर है, पैसा वैसा खर्च किया, जीत नहीं पाए, लेकिन चर्चा तो उनकी देश भर में भी उपचुनाव में जब धर्मेंद्र यादव हार गए थे। अब डंपी जी। साहब इतने साल बाद क्या फिर आजमगढ़ जाकर के इस गर्मी में धूप में वोट मांगेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन वहां के जो मंडल कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर विजय प्रताप,
वो चाहते हैं और डम्पी साहब के पास में प्रस्ताव भेजा, उनको खुद फोन करके कहा कि भाई साहब आप आइए। अब मुझे लगता है 1-2 दिनों में दोनों के बीच में मुलाकात होगी। अब उस मुलाकात में डम्पी साहब क्या कहते हैं वो प्रस्ताव लेकर बहन जी के पास जाया जाएगा। अगर डम्पी साहब तैयार हो गए, बहन जी तैयार हो गई, तो हो सकता है कि अकबर अहमद डम्पी आजमगढ़ से बीएसपी के एक बार फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। वरना अगर कहीं बीच में बात फंस गई तो फिर दूसरे उम्मीदवार की तलाश शुरू हो जाएगी। बीएसपी में तो होता ही रहता है कि आप जी। लोकसभा प्रभारी बना देते हैं, टिकट का अनाउंसमेंट भी हो जाता है और बाद में फिर टिकट बदल भी जाता है। बिल्कुल, तो कुल मिला के आजमगढ़ का चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर अकबर अहमद डम्पी बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बसपा को हमने खेल बिगाड़ते पिछली बार उपचुनाव में भी देखा है, जहां दिनेश लाल नेहरूआ बाजी मार गए। तो देखने वाला होगा कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का इस बार क्या होता है, कौन बसपा से प्रत्याशी होता है। नजर एक और सीट पर है जो कि जहां से बीजेपी प्रत्याशी, कैसरगंज सीट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार चुनाव जीतते आए हैं, चाहे सपा से लड़े हों चाहे बीजेपी से लड़े हों, उनका वर्चस्व जारी रहा। मगर उनकी सीट को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक तरफ वो बिल्कुल जोर कसे हुए हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच एक्टिव हैं। कोई मीडिया वाला उनसे पूछ देता है कि भाई साहब टिकट कट रहा है तो नाराज हो जाते हैं, कौन काट रहा है टिकट, इस तरह की बात करते हैं। पंकज जी चल क्या रहा है, क्योंकि हमने देखा कि अभी 11 सीटों पर क्लैरिटी हो गई, अब 10-11 सीटें और बची हुई हैं बीजेपी की जहां पर घोषणा बाकी है। तो क्या कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट होती दिख रही है? मैं देखिए कोई कह तो नहीं रहा आधिकारिक तौर पर, ना तो कोर कमेटी के सदस्य कुछ बोल रहे हैं इस मामले में जी। और न बाकी लोग कह रहे हैं। बस एक ही आदमी है जो कह रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी। रोज कह रहे हैं, अरे भाई कौन जी। टिकट काट रहा मेरा। और मैं तो यहाँ जनता के हर सुख में दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ, ये बात रोज एक स्टेटमेंट कहते हैं। और जी। जनसंपर्क उन्होंने छोड़ा नहीं है, लगातार बने हुए हैं। बाद बाकी लोग देखिए जब तक टिकट का अनाउंसमेंट नहीं होता कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाने को तैयार नहीं, क्या पता टिकट कट जाएगा और हम वहां जी। किस मुंह से जाएंगे। जैसे संघमित्रा बहुत प्रचार कर रही थी, टिकट ही नहीं मिला, अब वहां दुर्विजय शाक्य पहुंच गए हैं। लेकिन भाई साहब जी। गजब का कॉन्फिडेंस है अपने ब्रजभूषण शरण सिंह जी के पास। और अब तो पार्टी के जितने भी नेता मैं मिलता हूँ, आज मिला कल मिला, होली के बहाने कई लोगों से मुलाकात हुई, फोन पर बात हुई, सब कह रहे हैं लगता है भैया ऐसा है ब्रजभूषण शरण सिंह को ही टिकट मिलेगा। पहले भी जो विकल्प चल रहा था उसमें भी देखिए ना क्या था, या तो ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी या उनके बेटे मतलब परिवार का सदस्य, या फिर उनके जी। करीबी किसी विधायक या नेता को टिकट मिल सकता। मतलब जी। उसमें भी ब्रजभूषण शरण सिंह ही थे, चेहरा वही थे, हाँ। नाम भले हाँ। बदल रहा था। अब लग हाँ। रहा है ये कि भैया जब चेहरा वही है तो नाम भी वही डाल दो। तो हर आदमी अब ये मान के चल रहा है, पार्टी के अंदर भी और विपक्ष के नेता भी, कि ब्रजभूषण शरण सिंह ही फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब अब ऐसा लगने लगा कि जो कंफ्यूजन था ना, जो सस्पेंस प्रिवेल कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो धीरे धीरे फेड आउट होता जा रहा है। और खासतौर से जैसे जैसे ऑप्टिक्स देखते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज आप ब्रजभूषण शरण सिंह का देखिए, वो तो एकदम अटमोस्ट कॉन्फिडेंस के साथ है कि टिकट मिल रहा है, बस आने ही वाला है, अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, करना क्या है भाई। अगली लिस्ट आती है तो उसमें कैसरगंज का क्लैरिटी हो सकती है या अभी होल्ड पे रहेगा? भगवान जाने भाई, लोग तो ये मान के चल रहे थे, हालांकि हमको बाद में पता लगा कि सभी 24 सीटों का नहीं आएगा। हम लोगों ने बात भी की थी कि शुरुआती कुछ जी। राउंड के आ जाएंगे और बाद बाकी जी। वाले राउंड के नहीं आएंगे। तो देखिए ना, न बलिया आया, न प्रयागराज आया, न फूलपुर आया, न कौशाम्बी आया, कहाँ आया, ये सब तो बाकी ही है। उसी में जी। अपना ये भी फंसा हुआ है मामला कैसरगंज का, कि दबदबा वरुण कायम गांधी है ने या नहीं हालांकि कायम पंकज है। जी, जी वरुण गांधी ने हालांकि पंकज जी क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से उनके जो निजी सचिव हैं उन्होंने क्लैरिटी कर दी है कि वो निर्दलीय या किसी और पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। सुल्तानपुर में जहां उनकी मां मेनका गांधी को टिकट मिला है बीजेपी से, उनके लिए प्रचार करेंगे। कल हमसे आपने बात की थी तो हमने क्या कहा था कि मेनका गांधी की जी। बात को वो काटते नहीं है, सबसे ज्यादा उनकी बात मानते हैं। जी। और ये बात जब हुई थी कि मेनका गांधी ही लड़ेंगी, वरुण नहीं लड़ेंगे, उसी वक्त एक तरीके से तय हो गया था कि टिकट नहीं मिला तो वरुण चुनाव नहीं लड़ेंगे, संगठन में काम करेंगे, अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कहीं से भी वरुण गांधी को ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं जिससे उनकी मां के चुनाव लड़ने के मामले में कोई गलत मैसेज जाए। अब वो जी। सुल्तानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वरुण गांधी अगर पार्टी के खिलाफ कोई काम करेंगे तो इसका असर मां पे तो पड़ेगा ही ना भाई, तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं लोग कहेंगे ही। और मां से भी सवाल किए जाएंगे, जो भी पत्रकार जाएगा वो ये तो कहेगा ना कि आपने बेटे को, वरुण को नहीं समझाया क्या। तो वरुण ने इस बार एक मैच्योरिटी भरा हुआ फैसला लिया है अब तक। और उनमें से जब मेरी आखिरी बात हुई थी वरुण गांधी से, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे संगठन, पार्टी और उनकी मां पर कोई असर पड़े।
और जैसे ही उनकी पार्टी का टिकट कटा, हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म खरीद लिया था, उसकी वजह से थोड़ा जी। कंफ्यूजन हो गया कि पता नहीं क्या करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी चला दिया, कह दिया कि वो निर्दलीय पर्चा भर देंगे, एकदम आमने सामने की लड़ाई होगी, उन्होंने बिल्कुल बगावत करने का फैसला करे। कोई फैसला नहीं किया भाई, जो फैसला किया उन्होंने वो यही है कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। माँ उनकी चुनाव लड़ेंगी, माँ के चुनाव प्रचार में वो जाएंगे, उनका साथ देंगे, और संगठन ने अगर काम करने की जिम्मेदारी दी तो संगठन के लिए काम करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये फैसला उन्होंने कर, अभी तक जो उनका फैसला है वो कमोबेश यही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आज आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, खास तौर पर जो रामपुर और मुरादाबाद को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, जो क्लैरिटी नहीं है, उसको लेकर आपने जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जनता के लिए तो यही है कि शाम तक क्लैरिटी हो पाएगी कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर और मुरादाबाद में आधिकारिक प्रत्याशी कौन होता है, क्योंकि नामांकन की तमाम औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी हो जाएंगी, गड़बड़ियां नहीं होती हैं, उसके बाद तय होगा कि कौन प्रत्याशी रहता है। आगे जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, नई जानकारियां आ रही हैं, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।